मोदी जी ने पैर छुए थे आपके, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? हमारी भावुकता है, हमारी श्रद्धा है कि अगर हमें भगवान दिख गए तो हम तो चाहेंगे कि छू लो पैर। वही मेरे साथ हुआ उस दिन। रोकने की कोशिश भी शायद आपकी तरफ से नहीं करी गई। रविंद्र सिंह नेगी का नाम भी चर्चा में था। अब रविंद्र सिंह नेगी जो है ना, तो देखिए मुख्यमंत्री बन पाए, ना ही मंत्री पद मिला। बुरा लगता है? मुख्यमंत्री बनना, ये मंत्री बनना, ये सेकेंडरी है। हमारी जो पार्टी ने हमारे लिए जो किया वो मतलब जीवन भर उसका कभी नहीं उतार सकते। मेरे आगे एक ऐसे व्यक्ति को लड़ा दिया जो शिक्षा के मसीहा और शिक्षा के क्रांति के जनक बोलते थे जिनको, और जिनके चेहरे पे दिल्ली का चुनाव भी लड़ा जा रहा था। इतना बड़ा आदमी जिसको सीट छोड़नी पड़ी। 5 साल में क्षेत्र में एक्टिव रहा, तो मुझे लग रहा उनको डर था कि ये 25 में हारेंगे, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ी। और सीट छोड़ी तो सीट छोड़ने के बाद अपने से भी डबल आप व्यक्ति को ले आए। आप कह रहे हैं कि आपका फेस छोटा था, तो फेस छोटा था तो इसी के कई जो वीडियो आप वायरल करते हो उसके पीछे ये तो मकसद नहीं है कि एक मैं भी थोड़ा सा मतलब सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाऊं। वीडियो बनाकर डालने की मतलब क्या जरूरत है? लोग कहते हैं नफरत फैला रहे हो। जब ओवैसी साहब हैदराबाद से मुस्लिम कर सकते हैं, तो मैं हिंदुस्तान में रहकर हिंदू करता हूँ तो इनको पेट में दर्द होता है। हम तो कह रहे हैं 5 मिनट दे दो। हम पे तो ऐसे नागा साधु है, 5 मिनट में काम तमाम कर देंगे इनका। मुलाकात हुई कभी योगी जी से? कानून व्यवस्था तो नेगी जी ऐसी है कि जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, हम रेखा जी के घर गए। अब मेरे कैमरामैन गोविंद साथ में थे मेरे, वो अपने घर जा रहे थे, उनके साथ डकैती हो जाती है रास्ते में। सामने है, देखिए आप ही के यही है, इनके साथ डकैती हो गई रास्ते में। चाहे डकैती 1000 की हो, चाहे 10,000 की डकैती हो, तो एक मन में डर है। अब नेगी जी तो कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा दिल्ली के अंदर, पटपड़गंज के अंदर। अब उनकी तो वहां पिटाई हो गई। 2,500 रुपए कब तक आ जाएंगे महिला के खाते में? मोदी जी कहते थे कि नर्क बना दिया दिल्ली को फ्री की योजना दे देकर, लेकिन इस फ्री की रेवड़ी को फिर सबने अपना लिया। यमुना को लेकर क्या प्लान है फिर, कब तक साफ कर लेंगे? देखिए पहले दिन ही हमारा काम चालू हो गया। हाँ, काम तो शुरू हो गया। यमुना को बहुत बढ़िया होगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि एलजी जो थे उन्होंने तब क्यों नहीं भेजी मशीनें? इन लोगों को देश से निकालो ना। ये लोग मुझे समझ में नहीं आती। तुमने देश का ही खाना है, गाना पाकिस्तान का है, गाना तुमने मुगलों का है। अरे भाई तुम्हें इतना प्रेम है मुगलों से तो चले जाओ ना पाकिस्तान, क्यों रहते हो यहाँ पे? हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया, पर आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार है और हम लोग अपने मंदिर कानून के तहत वापस ले रहे हैं, तो दिक्कत क्या है किसी को? मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, ऐसा लोग बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे कि दिल्ली में नाम बदलने की क्या जरूरत आ रही है? यूपी में देखने को मिला, अब दिल्ली में भी ये नाम बदलो वाली राजनीति चलेगी। मुगलों के शासन काल में जिस प्रकार हमारे जो हिंदुओं के शहरों के नाम चेंज करे, अब मुझे लगता है वो सही समय आ गया और नाम चेंज होना चाहिए। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 के पॉडकास्ट में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ा दी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनके डर से अपनी सीट बदलनी पड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मंच पर उनके 3 बार पैर छुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रविंद्र सिंह नेगी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। सर, कैसे शुरुआत हुई, एक पार्षद से विधायक तक पहुंच गए, कैसा सफ़र रहा है? सफ़र बहुत लंबा है और सफ़र वही है जो जैसा होता है कि गांव से आया हुआ व्यक्ति, उसके पिताजी पूर्वज गांव से आए, थैला लेके और झोला लेके आए और दिल्ली जैसे शहर में, और फिर रहना, फिर यहाँ हमारी पैदाइश होना, फिर एक गली कूचों में घूमना, यहीं रहना, कच्चे मकानों में रहना, और फिर संघर्ष करके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर फिर दिल्ली में छात्र संघ की राजनीति में स्टार्ट करना, फिर युवा मोर्चा में करना, फिर ऐसे ही सफ़र रहा। और 2017 में पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, और उससे पहले 2004 से मैं राजनीति में ही हूँ, और पर मौका मुझे 13 साल बाद मिला 2017 में। 2017 में एक बार आपका नामांकन भी रद्द हो गया था। 17 में हुआ। 13 साल का संघर्ष के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया, और यही सीट थी विनोद नगर की। यहाँ से मुझे टिकट मिला और कुदरती मेरा नामांकन रद्द हुआ। और नामांकन रद्द था तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा रद्द होने के, पर जो भी कारण रहा, पर वहाँ से मैं और उभरा। तो मुझे लगता है कि 17 के बाद मेरा नामांकन रद्द नहीं होता तो मैं इतना आज यहाँ तक पहुँचता नहीं।
मेरे पास जितनी जानकारी है मैंने सुना है कि जब नामांकन रद्द हुआ था तब पिताजी के पास तमाम पार्टी के लोग आए थे कि अब बेटे का नामांकन तो रद्द हो गया है, हमारा सपोर्ट कर दीजिए। जी जी। तो हकीकत है इस बात में? हाँ, वो बड़ा मेरे लिए बड़ा दुखद, मतलब दुखद भी बोलेंगे, उसे पिताजी तो अब है नहीं, 2 साल 3 साल हो गए जी। पर बड़ा दुर्भाग्य और विषय था कि एक जिस बेटे को टिकट मिल गई हो, जिसका 2 दिन प्रचार हुआ हो और 2 दिन उसने पब्लिसिटी करे हो, और उसके बाद अचानक उसका अगर नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो दूसरे लोग अपने लिए आ जाते हैं, घर में बोलते हैं कि आपका तो टिकट कैंसिल हो गया, अब हमारा साथ दो। तो ये चीज़ें रही, बड़ा संघर्षमय जीवन रहा। जैसे जी, एक रविंद्र सिंह नेगी के लिए वो लोग तो जानते हैं जिन्होंने वीडियो देखे कि आप दुकानें बंद करा देते हैं नवरात्रि में, मीट की, मांस की, जो भी दुकानें होती हैं, और मंगलवार को भी दुकानें नहीं खुलने देते हैं। लेकिन एक रविंद्र सिंह नेगी वो भी है जो जिनके पिताजी का देहांत हो गया था और 10 दिन बाद आसाम पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी, मोदी जी ने कंधे पर हाथ रखा, बहुत शाबाशी दी थी आपके लिए। जी। हाँ, ये समय था, एक बार मेरे पिताजी 2021 में बीमार थे, उस टाइम आसाम का चुनाव था, तो बीमार व्यवस्था में आसाम के चुनाव में मैं चले गया। पिताजी ने कहा जाइए पार्टी की सेवा करिए। मैं गया, तो जाने के बाद कुछ दिनों बाद पता चलता है पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो मुझे तुरंत फ्लाइट लेके आया और उनका एक्सपायर हुए, और एक्सपायर होने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के बाद 13 दिन बाद फिर मैं उसी सीट पर चले गया। तो वहाँ प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री जी ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया, क्योंकि मेरे बाल उस टाइम में बाल उड़े हुए थे जी। उन्होंने पूछा मेरे से, तो मैंने बताया जी पिताजी का देहांत हो गया। कि फिर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आप आगे, मैंने जी पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो बड़ा मेरे लिए बड़ा। मोदी जी से पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी? मेरी पहली मुलाकात तो मेरा जब चुनाव था दिल्ली का, मैं 2020 में जब लड़ा, तो चुनाव उस टाइम मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी सिविल ग्राउंड में। सही तरीके से? हाँ, सही तरीके से हुई थी उस दिन। सही तरीके से पहली मुलाकात तब हुई थी? तब हुई थी। वीडियो वायरल हुआ था, मोदी जी ने पैर छुए थे आपके, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? मतलब उसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि देखो, जब कभी भक्त को भगवान कभी दिख जाए सामने, तो भक्त सोचता है कि भगवान के पैर छू लें जी। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने उनके पैर छुए, और मोदी जी को आपने देखा होगा कई बार उनको पैर छुआना अच्छा नहीं लगता, उनको पसंद नहीं है जी। तो उन्होंने वही जो उन्होंने किया, पर मुझे बहुत आशीर्वाद मिला उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आज जो चुनाव जीता हूँ, जो मुझे टिकट मिली, उसमें मोदी जी का सीधा श्रेय है। और वो उस वीडियो में मुझे आशीर्वाद ही दिया, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, और इतना बड़ा चुनाव मैं 28,000 से जीता। भक्त तो भगवान के पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो, वो भगवान मैंने कहा भक्त के पैरों में गिर नहीं गए। है, ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती, इसलिए उन्होंने जवाबी में मेरे वो करा, उन्होंने मना करते हैं पैर छूने के लिए। पर हमारी भावुकता है, हमारी श्रद्धा है कि अगर हमें भगवान दिख गए तो हम तो चाहेंगे कि भी छू लो पैर। वही मेरे साथ हुआ उस दिन। भाई हमारे राजनीति के भगवान तो है ही, वो आज हम जो भी राजनीति के शिखर में जहाँ भी पहुँचे, तो मोदी जी का पूरा हाथ है, पूरा सिर है। रोकने की कोशिश भी शायद आपकी तरफ से नहीं करी गई? वो मैं वो हो गया ना, जैसे कहते हैं स्तब्ध हो जाता आदमी। ये क्या हो गया मेरे साथ? तो सामने से देखो तो भगवान अगर दिख जाए तो स्तब्ध होगा आदमी। भाई मेरे राजनीति के भगवान दिख गए, स्तब्ध हो गया आदमी, कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है। वो बड़ा वैसा बना। पर फिर भी इस बार सारा अगर श्रेय एक शब्दों में दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का श्रेय है, और उन्होंने मुझे टिकट दी, उन्होंने मुझे चुनाव जिताया, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से। चलिए, दिल्ली चुनाव संपन्न हुआ, बड़ी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कौन होगा। रविंद्र सिंह नेगी का नाम भी चर्चा में था। अब रविंद्र सिंह नेगी जो है ना, तो देखिए मुख्यमंत्री बन पाए, ना ही मंत्री पद मिला। बुरा लगता है? नहीं, 1% भी बुरा लगता है। अरे मेरी पार्टी ने मुझे 4 बार चुनाव लड़ा दिया जी। मेरी पार्टी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मुझे निगम पार्षद बनाया, मुझे विधायक 2 बार विधायक लड़ा दिया। इस पार्टी का तो मैं जीवन भर कर्ज ही नहीं उतार सकता। भाई मंत्री, मुख्यमंत्री बनना, ये मंत्री बनना, ये सेकेंडरी है। हमारी जो पार्टी ने हमारे लिए जो किया, वो मतलब जीवन भर उसका कभी नहीं उतार सकते। और पार्टी आज जो मैं रवि नेगी को जानती है दुनिया, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। उस समय मन में तो आया होगा कि पहली बार विधायक मैं भी बनाऊं। बीजेपी तो विधायक, जो पहली बार विधायक बनता है उसे मुख्यमंत्री बना देती है। क्योंकि मेरी ना इच्छा ही नहीं थी, मेरी इच्छा अंदर से इच्छा नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरा मन था कि पार्टी ने मुझे जितना दिया उतना मैं संतुष्ट रहना चाहिए। हमें पार्टी ने विधायक बना दिया। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, आज हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। और विधायक रहते हुए हम खूब काम कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। 2020 में भी टिकट आपको पार्टी ने दिया, 3000 वोटों से तकरीबन मनीष सिसोदिया तब जीत गए थे।
2025 में फिर से टिकट दे दिया, एक बड़ी जीत के साथ आप पटपड़गंज में आ पाए। तो क्या अंतर रहा 20 के और 25 के चुनाव में? 20 में मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं एक साधारण सा एक मंडल अध्यक्ष था, ब्लॉक अध्यक्ष, छोटा सा ब्लॉक अध्यक्ष होता है, और मेरे आगे एक ऐसे व्यक्ति को लड़ा दिया जो शिक्षा के मसीहा और शिक्षा के क्रांति के जनक बोलते थे जिनको, और जिनके चेहरे पे दिल्ली का चुनाव भी लड़ा जा रहा था। शिक्षा के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे ये लोग, और मैं एक साधारण सा एक गरीब परिवार का व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति, जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकला हुआ हो, जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो राजनीति का, जो फाइनेंशियली भी वीक हो, बहुत गरीब व्यक्ति है। तो मेरे को एकदम मेरी पार्टी ने सोचा कि लड़ा दें इसको, लड़ा दिया मेरी पार्टी ने। छोटा सा कार्यकर्ता था, पर जनता में कई वर्षों से रह रहा था, जनता के खूब काम किए थे, जनता के बीच में रहा, इसी कॉलोनी में रहा, तो जनता का आशीर्वाद इतना मिला मुझे कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री हारते हारते बचा और मैं जीतते जीतते बचा, और वो भी इतिहास रचा। पूरे देश ने देखा जिस शिक्षा के मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था, वो शिक्षा का मॉडल पटपड़गंज में 25 में तो हरा ही दिया आपने, मतलब सीट बदल ली उन्होंने, मतलब हार स्वीकार कर ली, तो खुशी होती है। बिल्कुल, अरे इतना बड़ा आदमी जिसको सीट छोड़नी पड़ी, 5 साल में क्षेत्र में एक्टिव रहा, तो मुझे लग रहा है उनको डर था कि ये 25 में हारेंगे, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ी, और सीट छोड़ने के बाद अब अपने से भी डबल आप व्यक्ति को ले आए, जो यूट्यूबर था, जिसका खूब नाम था, जो IAS की पढ़ाई कराते थे, तो उनका भी बहुत बड़ा नाम था, उनके आगे भी मेरा फेस छोटा था, पर जनता का इतना प्यार था, क्योंकि सिसोदिया का भागने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं सिसोदिया जी को पता था कि वो हारेंगे, इसलिए वो भाग गए। अब आप कह रहे हैं कि आपका फेस छोटा था, तो फेस छोटा था तो इसी के कई जो वीडियो आप वायरल करते हो उसके पीछे ये तो मकसद नहीं है कि एक मैं भी थोड़ा सा मतलब सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाऊं? नहीं, मैं तो जागरूकता के लिए वीडियो वायरल करता हूँ, लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है समाज में, कौन लोग हमारे धर्म के प्रति क्या कर रहे हैं, कौन हमारे धर्म के प्रति द्वेष रखते हैं, कौन हमारे धर्म को खराब करने में लगे रहते हैं, ये चीजें वीडियो बनाकर डालने की मतलब क्या जरूरत? पता कैसे चलेगा? अगर आपने जंगल में नाचा मोर देखा किसने, जब वो है ना एक कहावत, जब हम डालेंगे नहीं अपने धर्म के प्रति, हम समर्पण दिखाएंगे नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा भी ये धर्म के प्रति कट्टर है? लोग कहते हैं नफरत फैला रहे हो। नफरत, एक बार बताओ, मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ, मैं हिंदू हूँ, तो पहले मेरे लिए धर्म है अपना, मैं अपने धर्म की रक्षा क्यों नहीं करूँ? जब ओवैसी साहब हैदराबाद से मुस्लिम कर सकते हैं, तो मैं हिंदुस्तान में रहकर हिंदू करता हूँ, तो इनको क्यों पेट में दर्द होता है? ओवैसी तो 15 मिनट भी मांगते हैं। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं 5 मिनट दे दो। हम पे तो ऐसे नागा साधु हैं, तो 5 मिनट में काम तमाम कर देंगे इनका, हम पे तो जरूरत ही नहीं है, हम पे तो बहुत। हिंदुओं के लिए अगर कभी जरूरत पड़ी तो नेगी जी तलवार उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल, आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हो, ठाकुर हो, तो हमने तो पहले से, हमारा तो इतिहास है, हमने तो पहले से तलवारें उठाई हैं जनता के लिए, प्रजा के लिए, तो हमारा इतिहास तो हमेशा है, और इतिहास कभी दोहराया भी जाता है, कभी ऐसा मौका हुआ तो अपने धर्म की रक्षा के लिए हम जरूर करेंगे। मूल रूप से आप ठाकुर भी हैं और आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं। योगी जी भी उत्तराखंड के हैं और ठाकुर हैं। हाँ, तो हमारी और योगी भाई एक ही जाति, मतलब एक ही हम जी क्षत्रिय ठाकुर बिरादरी के हैं, और हमारा गाँव भी आसपास ही है, दोनों उत्तराखंड के ही हैं, और कहीं ना कहीं योगी जी से सीखने के लिए हमें बहुत चीज़ मिलती है। कितने बढ़िया लगते हैं योगी जी। योगी जी फायदे उठाने नेता है, हिंदुत्व की छवि है उनकी, और मुझे लगता है कि ऐसे नेता हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हम हिंदू की बात नहीं करें तो किसकी बात करेंगे? हम पाकिस्तान में थोड़ी करेंगे हिंदू की बात। मुलाकात हुई है कभी योगी जी से? योगी जी मेरे चुनाव में आए थे, 2020 में मेरा चुनाव था, और विधानसभा के चुनाव में आए थे, और वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, उत्तराखंड में पहला राज्य बना जहाँ पर UCC लागू हुआ, तो दिल्ली कब आगे बढ़ रहा है इन सब चीज़ों में? दिल्ली भी बढ़ेगा आगे, दिल्ली भी बढ़ेगा, और उत्तराखंड ने तो इतिहास रचा। कानून व्यवस्था को लेकर थोड़े से सवाल कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब भी दिल्ली के अंदर वही व्यवस्था थी, और BJP की सरकार है, व्यवस्था अभी भी कानून व्यवस्था वही है, क्योंकि अब तो देखिए केंद्र में भी अब तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि भाई हमको अमित शाह काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि अब तो आप ही की पार्टी है केंद्र के अंदर, और दिल्ली के अंदर भी आप ही की पार्टी है। तो कानून व्यवस्था में कैसे सुधार के लिए क्या रोड मैप आपका है? आप यकीन नहीं करेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और सेंटर में भाजपा थी, तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री के साथ हर महीने एक मीटिंग होती थी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। तो शीला जी लगातार मीटिंग अटेंड करती थी। बिल्कुल, जब कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में सेंटर में, तो इनकी यहाँ रही दिल्ली में कांग्रेस की,
तब भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठते थे। जब बीजेपी की सरकार रही अटल जी की, तब भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठा जाता था, महीने में एक दिन बात होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 12 सालों में एक सिंगल दिल्ली के मुद्दों के बारे में बैठा नहीं गया कि दिल्ली में क्या हो रहा है। कितनी बार मीटिंग बुलाई गई होम मिनिस्टर साहब ने, कितनी बार बैठक बुलाई गई, पर एक सिंगल डे भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि उसको दिल्ली के लोगों की चिंता ही नहीं थी। वो चाहते थे कि दिल्ली में क्राइम हो और उसका ठीकरा इन पर फोड़े, मोदी जी फोड़े, वही वो कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा, हम जैसे ही चुनाव जीते तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने गृह मंत्री से बैठक करी और उसमें कई चीज़ें हुई। उसमें रोहिंग्या का मुद्दा उठा, उसमें कई चीज़ें हुई, दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी बनाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे रखा जाए, बहन बेटी को कैसे सुरक्षा करी जाए। और आप देख रहे होंगे, उसका असर देख रहे होंगे 2-4 दिन से आप, कि जगह जगह बैरिकेडिंग हो रही है, जगह जगह पुलिस जा रही है। कानून व्यवस्था तो नेगी जी ऐसी है कि जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, हम रेखा जी के घर गए। अब मेरे कैमरामैन गोविंद साथ में थे मेरे, वो अपने घर जा रहे थे, उनके साथ डकैती हो जाती है रास्ते में। सामने है, देखिए आप ही के, यही है, इनके साथ डकैती हो गई रास्ते में। अब विवाद, चाहे डकैती 1000 की हो चाहे 10,000 की डकैती है, तो एक मन में डर है, उसके भी डर था कि मैं रात में कैसे जाऊंगा। 12 सालों से बारह साल से कुशासन झेली थी दिल्ली। 12 साल की समस्या मुझे लगता नहीं कि 2-4 दिन में 10 दिन में से होनी। लॉ एंड ऑर्डर काम चल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, आगे रोड मैप तैयार हो रहा है, किस तरह से काम करा जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सख्ती हो रही है। और मैं उसका उदाहरण अपने यहाँ दे रहा हूँ। मेरी विधानसभा में जो नशे के अड्डे थे, दारू के अड्डे थे, हमने सब, अभी देखोगे आप 2-3 दिन में हमने सब बंद करा दिए, पुलिस फोर्स आ रही है। आपकी विधानसभा में आज पथराव हुआ, जानकारी है आपको? आज तो नहीं, 2 दिन पहले। आज एक आपके ऑफिस में जब मैं बैठा था तो एक व्यक्ति के सर पर पट्टी बंध रही थी। 2-3 दिन पहले। हाँ, तो मुझे चलिए 2-3 दिन पहले तो वो आया कि बताने, उसने मुझे वीडियो भी दिया कि पथराव हुआ और वही नशे वाले लोग थे। और वो उसने खुलकर बताया मुझे, उसने बोला सब मुसलमान थे। अब नेगी जी तो कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा दिल्ली के अंदर, पटपड़गंज के अंदर। अब उनकी तो वहाँ पिटाई हो गई। मैं पहुंचा ना, फिर अगले दिन पूरी फोर्स लेके गया ना उनके घरों में गया, और जहाँ वो नशा वशा कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई हुई है, वहाँ भयंकर कार्रवाई हुई है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये तो। पटपड़गंज को इस बार विधायक बिल्कुल परफेक्ट मिले। बिल्कुल। अब मनीष सिसोदिया पहले विधायक थे, मेरी ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात हुई है। मनीष सिसोदिया को लेकर पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। स्कूलों की लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम छप्पड़ वाले स्कूलों में पढ़ते थे, आज उन स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल और स्मार्ट क्लासेज मतलब स्कूल के अंदर दे दी गई हैं। अब आगे का क्या प्लान है? अब आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर छोड़कर चली गई, आगे का क्या प्लान है? क्या स्कूल की शिक्षा ऐसी चलती रहेगी? से कुछ नहीं होता जी। पढ़ाई अगर टेंट में भी, तंबू में भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, वही बच्चा IAS IPS निकलता है। आपने देखो पिछले 12 सालों में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया। स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में टॉयलेट साफ नहीं थे। मैंने कितने वीडियो बनाए, इतनी बुरी स्थिति कर रही है स्कूलों में। टीचरों को जो मेन काम है पढ़ाई का, उन कामों से हटाकर दूसरे कामों में लगा रखा है और दुर्दशा हो रही है स्कूलों में। और बेहतर होगा, 9th और 11th क्लास के बच्चों को फील कराया जाता है कि 10वीं का रिजल्ट अच्छा है, 12वीं का रिजल्ट अच्छा है। इस तरह से रिजल्ट थोड़ी, तो आप बेहतर करेंगे स्कूल व्यवस्था में शिक्षा को? लगता है कि शिक्षा एजुकेशन में जो टीचरों का काम है पढ़ाई का, तो वही काम करना चाहिए उनको, और मुझे लगता है बहुत अच्छा काम। 2,500 रुपये कब तक आ जाएंगे महिला के खाते में? 2500 रुपये 8 तारीख को हमारी 8 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तो लॉन्च मतलब ये आप मुझे एक डेट बता दीजिए कि पहले तो, क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि 8 तारीख को पैसे आ जाएंगे, 8 मार्च को। मैंने बताया ना 8 तारीख को ये स्कीम लॉन्च हो रही दिल्ली में। अभी उस टाइम तो लॉन्च नहीं थी ना, सरकार तो अब बनी है ना हमारी, सरकार अब बनी है, तो अब बनने के बाद 8 तारीख को इस स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि बड़े उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम रखा है माननीय रेखा गुप्ता जी ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने, जब तो उसी दिन लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च होने के बाद फिर आपको ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सारे फॉर्म भरे। मतलब 8 तारीख को नहीं आ रहे हैं पैसे, 8 तारीख के बाद मतलब स्कीम लॉन्च होगी, उसके बाद ही आएंगे। तो ही मतलब एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा उस दिन से। क्योंकि जब मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला कि भाई मैं नेगी जी का पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने भी लोगों से बोला कि मुझे आप अपनी राय बताएं, और यहाँ पर जो भी सवाल हो, तो लोग यही पूछ रहे थे कि ये जरूर पूछना कि पैसे कब आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि 8500 रुपये जो खटाखट जो आने थे ना, वो उससे तो बेहतर आएंगे, वो तो आज तक नहीं आए। और जो पंजाब में भी 3 जो देने थे ना, 1,000 रुपये जो 3 साल हो गए आने में, उससे बेहतर आएंगे। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव में जो फॉर्म भरवाए थे 1,000 रुपए के, दिल्ली में सरकार होने के बाद भी नहीं दिए लोगों को। आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी ने तूफान बना रखा है 2,500 रुपए को लेकर। मैं इनसे ये पूछ रहा था, ये इतनी नौटंकी करते हैं सदन में, इनसे ये पूछो तुम्हारी सरकार दिल्ली में थी, तुमने 1,000 रुपए का फॉर्म भरवाए लोकसभा में, तो दिए क्यों नहीं भाई? देते थे 1,000 रुपए। तुम्हारी 3 साल से सरकार है पंजाब में, ठीक है, अभी तक तुमने 1,000 रुपए महिलाओं को दिए नहीं, और दिल्ली में नौटंकी कर रहे हो। 10 दिन में 2,500 रुपये मांग रहे हो। अरे हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, मोदी जी की जो गारंटी होती है वो गारंटी की गारंटी होती है, उसको तो हम करेंगे वो तो होना ही है। मोदी जी की गारंटी तो ये भी है कि बिजली का बिल अभी भी फ्री आएगा, तो एक बार आश्वासन दे दीजिए जनता को, फ्री आएगा 100% बिजली। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए ना, उसमें साफ साफ लिखा है जितनी भी कल्याणकारी जो नीतियां जो स्कीमें चल रही है दिल्ली में, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो एज ए टीच रहेंगी, और उसमें और उसको बेहतर करा जाएगा और अच्छा करा जाएगा। फ्री बिजली रहेगी, फ्री पानी रहेगा, तीर्थ यात्रा रहेगी, बस फ्री रहेगी, सारी स्कीमें रहनी वाली। अब मोदी जी कहते थे कि नर्क बना दिया दिल्ली को फ्री की योजना दे देकर, लेकिन इस फ्री की रेवड़ी को फिर सबने अपना लिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आप बताओ ना, हम तो पहले से दे रहे हैं ना। आप देखिए, आप हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है, हम बहनों को महिला सम्मान निधि दे रहे हैं, लाडली बहना योजना देते थे। हमारी सरकार हरियाणा में है, वहाँ दे रहे हैं, हमारी सरकार महाराष्ट्र में वहाँ दे रहे हैं। हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं है, हम तो ऑलरेडी दे रहे हैं। हम फ्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी पसंद है? मतलब फ्री उनको मिलना चाहिए जिनको जरूरत हो। हम शौचालय दे रहे हैं गाँव में, तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हर महिला को पैसा मिलेगा या उसमें भी क्राइटेरिया होगा? उस पर लिखा है ना, गरीब कल्याण, गरीब महिलाओं को, गरीब मतलब EWS, BPL, APL कार्ड वाले सबको नहीं मिलेगा। अब किसी का ITR 6 लाख रुपए है, तो उसको वो कैसे दे? जी, तो फिर बवाल मचेगा। फिर आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि 2 लाख उसमें वो निकाल रखा है, 2 लाख से, जिनकी 2 लाख से कम आय है उनको सब महिलाओं को मिलेगा, जो महिला घर चाहे हाउस वाइफ होने में मिलेगा। 2 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, उनको मिलेगा। बस में यात्रा फ्री कर पाएंगे? बस में यात्रा बिल्कुल फ्री रहेगी। वादे पे तो अभी हैं आप लोग? 100% वादे पूरे होंगे। यमुना जी साफ हो रही है ना, देखो माँ यमुना जी को, जिसको इस पापी व्यक्ति ने, इस क्रूर व्यक्ति ने जो माँ यमुना जी का इतना अपमान करा, 12 साल लोगों को बेवकूफ बनाते रहा हर चुनाव में कि 5 साल बाद यमुना में डुबकी लगवाऊंगा, दिल्ली को यमुना को थेम्स नदी बनाऊंगा और गंदे नाले में तब्दील। यमुना को लेकर क्या प्लान है फिर, कब तक साफ कर लेंगे? साफ हो रही है, देखिए पहले दिन ही हमारा काम चालू हो गया। काम तो शुरू हो गया, यमुना को बहुत बढ़िया होगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि LG जो थे उन्होंने तब क्यों नहीं भेजी मशीनें? भाई तब दिल्ली की सरकार चाहती नहीं थी ना, साफ हो, दिल्ली की सरकार चाहती नहीं थी, क्यों भेजते LG? जब दिल्ली की सरकार की मंशा ही नहीं थी, 8,000 करोड़ रुपए दिया सफाई के लिए, वो हाथ लगाया नहीं। अगर 8,000 करोड़ लगता तो दिल्ली। अब आपकी जो पार्टी वो ये तो नहीं कह रही है कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन सपना भी वही दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्रूज चलेगा, साबरमती फ्रंट जो हमारा गुजरात में बना है उसकी तर्ज में क्रूज शिप चलेगा, वाटर टैक्सी चलेगी, इस तरह की बातें चल रही हैं। देखो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, इतने सारे स्टेटों में 3-3 बार जीत के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं काम ही तो कर रहे होंगे। मैं एक इमेज क्रिएट करूं अगर अपने मन में, तो फिर मुझे तो दिल्ली बहुत अच्छी दिख रही है आने वाले समय में। बिल्कुल दिखेगी, वैसी बन पाएगी। डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं अच्छी होगी? आप बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप देखो ना, हम 3 बार क्यों जीत रहे हैं? हम महाराष्ट्र में 5 बार क्यों जीत गए, मध्य प्रदेश में 5 बार क्यों जीत गए, हम गोवा में 3 बार क्यों जीत गए, हम गुजरात में 5-6 बार क्यों जीत रहे हैं? तो इसीलिए तो जीत रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, काम कर रहे हैं लोगों के। अब आप हिंदुओं को भी तो, हिंदू कोर वोट बैंक है आपका भाई, हिंदुस्तान में हिंदू कोर बैंक हमारा ही तो होगा। अब एक हम ही तो लोग, आप बताओ ना, देश में हमारी पार्टी छोड़ के अब हिंदुओं की बात करते हैं। वीडियो बनाकर डरा भी तो देते हो उनको। मेरे को ये बताओ, आप ये बताओ, हिंदुस्तान में सिर्फ भाजपा के अलावा हिंदुओं की बात कौन करता है? बताओ, एक दल बताओ, सिंगल दल। अब देख रहे हो परसों ये कल अबू आजमी ने क्या करा, औरंगजेब को महान बताने वाले व्यक्ति, जो क्रूर व्यक्ति था, जिसने हिंदुओं को काटा, जिसने हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम कन्वर्ट किया, जिसने जजिया कर लगाया, जो क्रूर व्यक्ति था, उस व्यक्ति को ये लोग कहते हैं कि वो महान शासक था। तो क्या होना चाहिए फिर अब आपकी नजर में आजमी के साथ? अब क्या होना चाहिए? आजमी को देशद्रोही का, अब तो उसने बोल दिया, माफी भी मांग ली, पर बोल दिया। इसको देशद्रोही का कानून लगना चाहिए, इसके ऊपर जो भी कानून होता है वो लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को देश से निकालो ना। ये लोग, मुझे समझ में नहीं आती, तुमने देश का ही खाना है और गाना पाकिस्तान का है, गाना तुमने मुगलों का है। अरे भाई, तुम्हें इतना प्रेम है मुगलों से तो चले जाओ ना पाकिस्तान, क्यों रहते हो यहाँ पे? अब ये कांग्रेस की एक कोई नेत्री थी, उसने रोहित शर्मा के बारे में बोल दिया कि वो फैटी है, मोटा है। अरे भाई, हमारा हीरो है, हमारा वर्ल्ड कप जिताने वाला हीरो है। अगले दिन तारीफ भी कर दी। आपको दिक्कत क्यों हुई? इनको पता है आपको दिक्कत क्यों हुई? इनको पाकिस्तान हारी,
इसलिए उनको दिक्कत है। तो कांग्रेस- ये लोग देश में रहते हैं पर पाकिस्तान से इनका प्रेम कांग्रेस रहता है। कांग्रेस पाकिस्तानी प्रेमी है, मतलब कांग्रेस के अंदर सारे पाकिस्तान पाकिस्तान प्रेमी है। प्रेमी कौन नहीं है पाकिस्तान प्रेमी? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। अरे तुम्हें ज्यादा मुगल प्रेम है, ज्यादा तुम्हें अकबर अच्छा लग रहा है, तुम्हें औरंगजेब अच्छे लग रहे, जाओ ना पाकिस्तान में, करो गुणगान उनका। चलिए, अब पाकिस्तान की बात तो बाद में कर लेंगे। अब जब पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया, अबू आज़मी का जिक्र छेड़ दिया, तो हैदराबाद वाले जो भाईजान हैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। उनको लेकर क्या विचार हैं आपके? हैदराबाद वाले भाईजान तो वो तो बकते ही रहते हैं, उनका तो कुछ अब दिल्ली में चुनाव लड़े, वोट कटवा गए सारे, विपक्ष के आम आदमी पार्टी के वोट कटवा दिए, फायदा तो आप ही को हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं वो हैदराबाद वाले भाईजान जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। फायदा कर रहे नहीं कर रहे आप? फायदा कर रहा है वो करना अलग बात है, पर वो बात तो मुस्लिम मतलब कर रहे हैं ना। देखो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं जी। अब मुसलमान उनको पसंद करते हैं, देते हैं। भाई मैं हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करता है, लोग मुझे पसंद करते हैं ना, हिंदुओं का हूँ ना फायर ब्रांड नेता में, लोग मुझे मेरे चाहने वाले मुझे प्यार करते हैं। ऐसी ओबीसी से आपको मुस्लिम प्यार करते हैं। पूरा माहौल मतलब बना हुआ है दिल्ली के अंदर अभी भी आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2,500 रुपये का आपने बता दिया, बिजली के बिल का आपने बता दिया, तो उस हिसाब से तो फिर आने वाले समय में दिल्ली बहुत खूबसूरत होने वाली है। दिल्ली बहुत खूबसूरत होगी और जो डबल इंजन की सरकार के तहत बहुत काम होंगे दिल्ली में, अभूतपूर्व काम होंगे, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे जो दिल्ली में काम होंगे। अच्छा, अब योगी जी को लेकर हमने जैसे जिक्र करा, आपने बताया कि वो भी उत्तराखंड के हैं और ठाकुर हैं। अब योगी आदित्यनाथ देखिए आज भी अबू आज़मी को लेकर विधानसभा में बहुत ज़्यादा गरजे। अब वो कह रहे हैं कि अबू आज़मी को आप उत्तर प्रदेश भेज दो, हम इलाज कर देंगे। बिल्कुल, बाबा तो इलाज करना जानते हैं ना, भेज दीजिए। इलाज कर तो दिया माफियाओं का, वहाँ गुंडा राजू का, जो अपने आप को गैंगस्टर समझते थे, सबका इलाज बात दिया बाबा जी ने। तो आप भेज दीजिए। अब अबू आज़मी के अगर हैं, मुगलों के वंशज हैं, अपने आप को मानते हैं, तो एक बार जाके दिखाते हैं वहाँ यूपी में, बता देंगे बाबा जी। अच्छा, अब जिस तरह से देखा जाए यूपी को लेकर एक विवाद रहा, संभल, जिक्र तो इस समय योगी जी की जुबान पर भी है, तो क्या मामला है अब जामा मस्जिद को लेकर जो थी? अब तो हरिहर मंदिर बोल रहे हैं सब, हिंदू कह रहे हैं कि हमारे लिए हरिहर मंदिर है, मुसलमान कह रहे हैं हमारे लिए जामा मस्जिद है। विवादित ढांचा देखिए, अब तो हाई कोर्ट ने भी अपनी एक उसमें लिख दिया विवादित ढांचा, तो अब उसको लेकर नेगी जी आपके क्या विचार है? मुझे देखो, आज देश में जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ के बाद में मस्जिदें बनाई गई, बाद में मकबरे बनाए। जब मुगल साम्राज्य ने यहाँ पे मुगलों ने शासन किया तो मंदिर तोड़े गए, सब जानते हैं। जितने भी मस्जिदें हिलाई जा रही है उनमें नीचे मंदिर ही मिल रहे हैं। तो आज अगर हम अपने मंदिर वापस ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? जब इन्होंने भी हमारे मंदिर तोड़े, जब इन्होंने शासन किया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया, पर आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार है और हम लोग अपने मंदिर कानून के तहत वापस ले रहे हैं, दिक्कत क्या है किसी को? मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, ऐसा लोग बोलते हैं? भाई मुसलमान अपना देश क्यों नहीं मानते? मेरी पाकिस्तान का गुण क्यों कहते हैं? अब मुसलमान कहते जब मैच होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद होते हैं, जब देश में रहते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। तो इनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो जाए ना पाकिस्तान भाई। जब आप इंडिया से आप प्यार करते नहीं हो, जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। अब वो तो और कहते आपको पता है देश तो उनका भी है। अभी देश है तो भी देश से प्यार करो ना भाई, देश के खिलाड़ियों से प्यार करो, देश की सेना के जवानों से प्यार करो। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्यों मांगते हो? एयर स्ट्राइक का सबूत क्यों मांगते हो? मस्जिद तो मत खोदो। और आपको पता है, अब वो कहते हैं मस्जिद खोद कर हमें परेशान किया जा रहा है। अभी आपको ये नहीं पता होगा, परसों अबू आज़मी का जो बयान था, कल ही एक कश्मीर का जो सरकार है उसका विधायक कहता है कि हिंदुस्तान की सड़कों से अच्छी पाकिस्तान की सड़कें जी, खुलेआम कहता है, वो सदन में कह रहा है। मतलब पाकिस्तान प्रेम इतना जाग रहा है तुम्हारा, तो जाओ ना भाई तो पाकिस्तानी प्रेमी है जितने, उनके खिलाफ फिर एक बिल लाइए, कुछ तो करिए। अब बीजेपी ये भी तो देखिए, अब बीजेपी ये भी कहती है कि हम हिंदू, मतलब हम तो हिंदू के सपोर्ट वाली पार्टी है, हिंदू के सपोर्ट वाली पार्टी है। हम लोग आप देखो जब देश आजाद हुआ ये लोग 2% थे, 2 से 24 हो गए। हमारा लोग धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं। यही पाकिस्तान, और हम साथ में आजाद हुए, पाकिस्तान में 24% हिंदू थे, आज वहाँ 1% हिंदू रह गया। तो आप यहाँ ये लोग कहते हैं हमें यहाँ डर है मुसलमानों को। डर कहाँ से? आबादी तुम्हारी बढ़ते जा रही दिन ब दिन, 2 से 24% पहुँच रहे हो तुम, और तुम्हें डर है यहाँ पे।
अच्छा, अब जिस तरह से आपने मनीष सिसोदिया का वीडियो डाला कि एसी चुरा के ले गए, कुर्सी चुरा कर ले गए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एसी कुर्सी चुरा कर लेकर जाएंगे? ये चोर हैं, शराब के दलाल हैं, जिन्होंने शराब की पॉलिसी लाए, घर उजाड़ दिए लोगों के। एक बोतल के साथ 4 बोतल दिल्ली ने देखा। किस तरह का जो व्यक्ति जिसको हाथ में किताबें देने की बात करी थी, जिसने शिक्षा क्रांति लानी थी, शिक्षा नहीं दी, हाथ में किताबें नहीं थी, बल्कि बोतल पकड़ा दी हाथ में। और वो व्यक्ति शीश महल बनाने वाले लोग, जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, यहाँ राशन ढूंढ रहे थे, वैक्सीन ढूंढ रहे थे, उस टाइम शीश महल बन रहा था और ये शराब की दलाली कर रहे थे। तो कुछ तो करो शीश महल का। अब आपके मुख्यमंत्री रहने भी नहीं, बता दो दिया, रेखा जी ने म्यूजियम बनेगा वो। अब रहने भी नहीं जा रहे। अब तो बता दिया, बना तो मुख्यमंत्री के लिए था ना। हम लोगों को गाड़ी घोड़ा कोई लालच नहीं है, हम तो सत्ता सिर्फ सेवा के लिए आते हैं। सत्ता का गाड़ी तो उसी दिन मिल गई थी मुख्यमंत्री मैडम के लिए। वो तो रीत है, वो तो मिलनी है भाई। अगर वो फिएट होती तो फिएट मिल जाती उनको। उसने लग्जरी गाड़ी रखी थी, लग्जरी मिल गई, उसमें गलत क्या है? मतलब शीश महल में नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री? बिल्कुल। फिर कहाँ रहेंगी? नया आवास बनेगा? शीश महल कोई भी फ्लैट होते हैं जो सरकारी बंगले होते हैं, वो मिल जाएगा। अब घर तो आप वो बात अधूरी रहेगी हमारी। जो ये कार्यालय इन्होंने, जिस कार्यालय में 12 साल से ये बैठे, जिस कार्यालय में जनता की बात सुनते थे, उस कार्यालय में जनता के हितों के लिए कुर्सियां लगी थी, कुछ टीवी लगे थे, कुछ कंप्यूटर लगे थे, टेबल लगी थी। ये जैसे हारे सारा सामान गायब कर दिया। भाई कैसे लोग हो तुम यार? तुम्हें हार सहन नहीं हुई तुम्हें? तुम कम से कम जनता के गाड़ी कमाई का पैसा था, वो टैक्स का पैसा था, सरकारी प्रॉपर्टी थी, सब लेके चोर के। कभी मनीष सिसोदिया से मिले हो आप? कई बार मुलाकात हुई। घर गए हो कभी उनके घर गया था। जब उनके घर में देहांत हुआ था पिताजी का किसी का, तब मैं गया था। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब गया था मैं एक बार, पर मैं उस टाइम मिलने का समय नहीं मिला मुझे। मैं पत्नी को देखने गया था। वैसे घर भर जाते हो, ये राजनीतिक वाली लड़ाई अलग है। राजनीति अलग चीज़ें होती है, पर जहाँ परिवार की बात होती है और वहाँ जहाँ दुख तकलीफ होती है वहाँ जाना चाहिए। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो मुझे अभी भी याद है, यहीं जहाँ हम बैठे, यहीं सिसोदिया जी आए थे। अच्छा, यहाँ आए थे? आपके घर भी आए थे? बिल्कुल आए थे। तो राजनीति अलग है, पर अपना भाईचारा और एक इंसानियत अलग चीज़ होती है, राजनीति अलग है। अब भाईचारे में मत बताओ कि ऐसी कुर्सी लेकर गए आपने, तो पूरी पोल खोल दी। अब भाई जो चीज़ गलत है तो गलत बोलना तो पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। जनता का पैसा, तुम गाड़ी कमाई का पैसा चोर के ले जा रहे हो, और तुम्हारा कार्यालय था वो, तुम छोड़ जाते 10 कुर्सी, क्या पता नहीं। चलिए नेगी जी, अब दिल्ली चुनाव को लेकर बहुत बातचीत कर ली। अब आप हिंदुओं को देखिए, आप बहुत सपोर्ट करते हैं, दिखाई भी देता है, आपके वीडियोस भी आते हैं। अब वो जो वीडियो होते हैं वो प्लानिंग के साथ अपलोड होते हैं सोशल मीडिया पर? नहीं, प्लानिंग तो नहीं होती। मैंने फिर कहा नवरात्रे के महीने में अगर मेरे वार्ड में मंदिर के आगे मीट की दुकान खुली है तो मेरे पे धिक्कार है, मेरे पे हिंदू होना। मेरा व्यक्ति, मेरी बहनें नवरात्रों में घंटी बजा रही हैं और सामने बकरा कट रहा है, धिक्कार है मुझे हिंदू होने पे। तो मैं उसकी कार्रवाई करता हूँ और दिखाता हूँ सामने वाले को कि भाई बंद रखना, बिल्कुल बंद रखना, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जागरूकता फैलाता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो मैंने आपकी बात मान ली, जायज़ है कि मंदिर के सामने मीट की दुकान नहीं होने देंगे, लेकिन आप तो ठेले वालों से भी कहते हो कि नाम लिख कर चलो। आप देखो ना, अभी कितनी सारी घटनाएं, कभी थूक जिहाद, लेकिन उसे तो सुप्रीम कोर्ट, अरे थूक जिहाद कर रहे हैं, कभी पेशाब जिहाद कर रहे हैं। तो भाई मैं मेरी जो रेडिया है, जो मेरे हिंदू लोग हैं, उनको कहता हूँ भाई लगा लो भगवा झंडा, क्या बता रही है, लगाओ हिंदू, लगना चाहिए लोगों को, तुम पे ज्यादा ग्राहक भी आएंगे। आप तो पूछते हो ना कि क्या नाम है, तो बिल्कुल पूछता हूँ भाई, नाम लगाओ ना। आपने पनीर की दुकान खोली है, पर यही सेम चीज अब आप योगी जी की राह पर चले। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में यही करा, जब कांवड़ यात्रा वाला देखिए था तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानना ना। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हम कानून से ऊपर हम नहीं है, पर लोगों की भावना भी तो है। मैं नवरात्रे का व्रत रख रहा हूँ, ठीक है, मैं पनीर की दुकान में जाता हूँ, वहाँ लिखा है शेरावाली पनीर भंडार, ठीक है। जब पनीर भंडार मैं पनीर लेता हूँ 1 किलो, और जब मैं पेमेंट करने आता हूँ तो उसमें अखलाक खान का नाम निकलता है। तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था को तो ठेस पहुँचती है। भाई आप शेरावाली पनीर भंडार लिख रहे हो मेरी माँ के नाम पे, और उसके बाद अखलाक आ रहा है, तो ये कंप्लेंटेड लोग मेरे पे लेके आते हैं। मैं काउंसलर भी रहा। अब सीलमपुर में हिंदू पलायन कर रहे हैं, खबर लगी आपको? बिल्कुल, मैं कल देख रहा था, गए एक आज ही देखा मैं ब्रह्मपुरी का वीडियो। अभी पलायन नहीं करा, जाइए, सब विधायक पलायन वाली स्थिति है। हमारी टीम गई थी, लोगों से बातचीत करी थी, परेशान है लोग। एक प्लॉट है, वो मस्जिद थी, वो प्लॉट ले लिया और उसको भी मस्जिद बना रहे हैं।
वो इशू चल रहा है। बिल्कुल महिलाएं डरी हुई हैं, बिल्कुल जाएंगे वहाँ। कह रही हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, निकलना दुश्वार हो जाएगा इन गलियों से। बिल्कुल कानून के तहत कार्रवाई करेंगे, वहाँ जाएंगे। अच्छा, ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है कि अगर किसी धर्म के लोग, किसी अगर उनकी तादाद ज़्यादा है तो जो कम धर्म के लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या आपने तो ज़मीनी स्तर से इस चीज़ की कभी हिंदू कभी भी किसी को तंग नहीं करता। कभी भी आपने कहीं नहीं देखा होगा, अगर एक गली में एक मुसलमान है और 90% हिंदू है तो वो उस मुसलमान को हिंदू कहेगा खान साहब, बहुत तमीज से बात करेगा खान साहब। पर अगर यही उल्टा हो जाए, एक गली में एक हिंदू हो और 99% ये हो, ये काफिर बोलने लग जाते हैं, ये हड्डियां फेंकने लग जाते हैं, उसको तंग करते हैं कि भागे यहाँ से बेचे। ये अंतर है दोनों चीज़ों में। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर मतलब हिंदू तंग नहीं करता, मुसलमान तंग करता है, आपको मुसलमान को वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कट टू कट। मुसलमान देता कहाँ वोट? मैं तो गया भी नहीं मांगने, वोट मांगने। मैं नहीं गया वोट मांगने। क्यों? मैं बिल्कुल कट टू कट बात करूंगा इस मामले में, क्योंकि भाई आपने, मेरे सनातनियों ने जिता दिया मुझे, हिंदुओं ने, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, वोट नहीं मिला मुसलमानों का, जरूरत ही नहीं पड़ी इनकी वोट की। मैं गया भी नहीं मांगने, चाहिए नहीं, गया भी नहीं मांगने। आप ही को नहीं चाहिए, पूरी बीजेपी को नहीं चाहिए? बीजेपी को चाहिए होंगे, पर मैं तो गया नहीं मांगने। रविंद्र सिंह नेगी को वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का, को सनातनियों के वोट चाहिए, उसी से जीत गया वो, जीत गया। आप तो योगी जी और मोदी जी से भी ज्यादा मतलब मुझे लग रहा है एक कदम आगे लग रहे हैं। मैं एक वो बताऊं, जब ये हमें वोट देते ही नहीं है ना, ये वोट देते ही नहीं है और हम इतना काम करते हैं, मोदी जी इतनी, आप देखिए ना, मैं तथ्यों में बात करता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। आप सुना, रामपुर में एक जगह है जहाँ 200 कर दिए हमने आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस बूथ में सारे मुस्लिम थे, 200 मुसलमानों को दिए कर। जब उस बूथ की पेटी खुली तो हमें सिंगल वोट नहीं मिला, सिंगल वोट। सुनिए, तो अब जब वोट ही नहीं देना, कितना कुछ काम कर लो, इतनी सारी सरकार की योजनाएं आ रही हैं मोदी जी की, तो वो सबको मिलती है, हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलती है। इतना अच्छा शासन कर रहे हैं। आज अगर यूपी में हिंदू शासन अच्छा हो रहा है तो उसमें मुस्लिम बहनें भी तो सुरक्षित हैं, हिंदू बहनें भी सुरक्षित है, सबके लिए अच्छा हो रहा है। जो माफिया राज था, जो गैंगस्टर था, जो उठा लेते थे, जो फिरौती मांगते थे, सब खत्म हो गया। तो उसमें दोनों धर्म के लोग सुखद है ना, तो क्यों देना चाहिए ना बीजेपी को वोट? देते क्यों नहीं ये लोग? नहीं देते ना, इनके अंदर कट्टरपंथी है, ये भाजपा को दुश्मन समझते हैं अपनी, मुझे लगता है, इसलिए देते नहीं है। अब भैया ये भी तो होता है कि कोई अगर विपक्ष का नेता है वो जाता है तो सर पर टोपी लगा लेता है, बीजेपी वाले नहीं लगाते, तो मुसलमान अपना क्यों माने? अपने धर्म के प्रति आस्था है, मैं अपने धर्म का गमछा ओढ़ूंगा ना, मैं क्यों ओढ़ूंगा किसी के मेरे को अपने धर्म उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा ना आप पे। नहीं भाई, एक बार बताओ, मैं क्यों पहनूं मुस्लिम की टोपी? भाई मुझे अपने धर्म पे विश्वास है, मैं अपने धर्म का सम्मान नेता तो सबके होते हैं, मैं सम्मान तो उनके भी धर्म का करता हूँ, पर मेरे को अपने धर्म के प्रति आस्था है ना, तो मैं क्यों पहनूं गोल टोपी भाई? जी। अच्छा, आपके इस पर क्या विचार है? बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने जो नारा दिया था। देखो, बटने और बढ़ने का मतलब कटना नहीं होता, उसका मीन्स ये है कि जहाँ जहाँ हिंदू आबादी कम हुई और मुस्लिम ज़्यादा हुए, वहाँ शिक्षा बढ़ी, वहाँ दंगे हुए, वहाँ मारकाट हुई, और वहाँ कहीं ना कहीं रोजगार के स्तर खत्म हुए, और कहीं ना कहीं वहाँ महिला असुरक्षित रही। इसका मतलब ये होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि आप यूनाइट रहो, एक रहो। आप एक रहोगे तो वहाँ पे रोजगार के स्तर भी बढ़ेंगे, वहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित ही रहेंगी। आप कोई भी उठा लो, आप अफगानिस्तान उठा लो, कहीं भी उठा लो, जहाँ चीज़ें होती हैं, दंगे होते हैं, जो भी होता है। नेगी जी, अब आप कह रहे हो कि मुसलमान आपको वोट नहीं देता, बीजेपी को, अब आप बोल रहे हो, समझो बीजेपी बोल रही है अब। नहीं भाई, बीजेपी मत जोड़ो, बीजेपी मतलब बीजेपी को वोट देती है। अभी तो आपने बोला हमारी बीजेपी को जरूर, अभी तो आपने बोला ना कि बीजेपी को नहीं वोट देती। मैंने इंडिविजुअल बात करी। अच्छा, आपको वोट नहीं देते? मैं कह रहा हूँ, मुस्लिम कई लोग बीजेपी को भी वोट देते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे। अब पढ़े लिखे वाली बात आ गई ना। अब यूपी की कुंदरकी में उपचुनाव हुआ, यूपी की, जहां पर 65% आबादी मुसलमानों की है, और देखिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है वहां का, और यूपी कुंदरकी समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। वहां पर उपचुनाव में बीजेपी कैसे जीत गई? वो भी 1 लाख, तकरीबन 80,000, 1 लाख, 8-10 मुस्लिम लड़ रहे थे, वोट कन्वर्ट हो गया, हिंदुओं का वोट एक तरफ पड़ गया, इसलिए जीत गए जी। मतलब वोट कटा इसलिए। 1 लाख वोटों से जीत गए। मुस्तफाबाद में देखिए ना, मुस्तफाबाद में जहाँ हमारा शेर मोहन सिंह बिस्सी जीत कर आए, वहाँ तीन जगह बैठ गए मुसलमानों के वोट, वहाँ हिंदू वोट एक तरफा पड़ा, जीत गए।
चलिए, अब मोहन बिष्ट जी की आप बात कर रहे हो यहाँ पर और मुस्तफ़ाबाद की। अब आप एक बात बताइए मुझे कि दिल्ली में नाम बदलने की क्या ज़रूरत आ रही है? यूपी में देखने को मिला, अब दिल्ली में भी ये नाम बदलो वाली राजनीति चलेगी? नहीं, मैंने ये फिर कहा कि आपको धर्म भी आपने बिजनेस भी हमसे करना है, रोजगार हमसे करना है, पैसे भी हमसे कमाने हैं, और फिर हमारे धर्म को भी गाली देनी है, सनातन को, ठीक है, और उसके बाद हमारे ऊपर ही वो करना, प्रभाव बनाना। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप लिखिए ना नाम अपना, आपको एतराज क्या है लिखने में? वैसे तो आप जब आपके रोजे होते हैं, जब आपके त्यौहार होते हैं, आप गोल टोपी पहन के खुलेआम दिखाते हैं कि हम कट्टरवादी हैं, तो आपको नाम लिखने में क्या पता जाती है? जब आप हिंदुओं के बीच में रोजगार कर रहे हैं तो आप लिखो इमरान पनीर भंडार, खान पनीर भंडार। आप क्यों शेरावाली माता, गढ़वाल पनीर, वैष्णो ढाबा, ये क्यों लिख रहे हैं आप? आपको हमारे धर्म को गाली भी देनी है, सनातन को, और फिर हमारे धर्म से पैसा भी कमाना है, हमारे देवी देवताओं का नाम यूज करके उनसे पैसे भी कमाने। ये कहाँ का इंसाफ है? नाम बदलो वाली राजनीति विधानसभाओं की भी चर्चा चल रही है कि इनके भी नाम बदले जाएंगे। बिल्कुल, जो मुगलों के शासन काल में जिस प्रकार हमारे जो हिंदुओं के शहरों के नाम चेंज करे, अब मुझे लगता है वो सही समय आ गया और नाम चेंज होने चाहिए। अच्छा, अब ओखला में भी देखिए, अभी आपने बोला कि कुंदरकी में मतलब बहुत सारे मुसलमान खड़े थे इसलिए वहाँ पर जीत हो गई बीजेपी की। ओखला में भी तो वोट कट ही रहा था। ओखला में जहाँ 75,000 से हारे थे, इस बार 24,000 आ गए, 24,000 से हारे, मार्जिन कवर हुआ थी, वहाँ में 3-3 मुस्लिम लड़ रहे थे, वोट कटा आपस में इनका, दोनों ने एक तरफा वोट दिया, तभी अच्छा मार्जिन। हम हारे जरूर, पर आप देखिए कम मार्जिन आ रही है। यही सीट पिछली बार 75,000 से हारे थे, 80,000 से, इस बार 24,000 से हारे। तो मुसलमान के जो कैंडिडेट हैं आपके लिए बी टीम बन जाते हैं फिर तो? अब जो भी करे भाई। तो कांग्रेस सही कहती है? कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। अब कांग्रेस का जिक्र चला है तो अनिल चौधरी को तो जानते ही होंगे। अनिल चौधरी जी बेचारे आदमी अच्छे हैं, व्यक्तित्व अच्छा है। संबंध कैसे हैं आपके? मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मेरे बड़े भाई है और बहुत व्यक्तित्व के धनी है, अच्छे इंसान है। पर पार्टी जो डूब गई हो, जिस पार्टी का जहाज ही डूब गया हो, तो उस पर कौन सवारी करेगा जी। अब अनिल चौधरी ये दावा करते हैं कि पटपड़गंज में जब शराब के ठेके खुल रहे थे तो उन्होंने बंद कराए, तब मतलब कहाँ थे? आप कह रहे थे कि आपने जमीनी स्तर पर काम करे, अनिल चौधरी कहते हैं कि मैंने शराब के ठेके बंद कराए थे। चौधरी ने कहा, अनिल चौधरी जी जब 2013 में विधायक थे तो एक ठेका उन्होंने संजय झील के पास कोई ठेका एक बंद कराया था। पर हमने जब हमें 2020 में जब शराब पॉलिसी लाए, हमने कम से कम 4 या 5 ठेके यहाँ पे बंद कराए। सिसोदिया के कार्यालय के ठीक सामने ठेका खुल गया था, हमने उसका विरोध प्रदर्शन किया, उसको ठेका बंद कराया। नालंदा चौक में ठेका खुल गया था, हमने उसको बंद कराया। ऐसा नहीं है, हमने खूब रात में काम। अब आप कह रहे हैं कि आपने जमीन स्तर पर काम करा, तो अवध ओझा भी अब जमीन पर उतर गए हैं। एक वीडियो डाला उन्होंने सोशल मीडिया पर कि गाड़ी के टायर चुरा कर ले गए चोर। अब चोर ले गए भाई, उसमें कानून अपना काम कर रही है। चोरी तो होती रहती है दिल्ली शहर में, अब हर व्यक्ति के साथ एक पुलिस तो लगेगी नहीं। कानून अपना काम करेगी, कानून के तहत जो भी उनकी गाड़ी की चोरी हुई है तो अब तो रुके चोरी, अब तो बीजेपी रुकेगी। अब 12 दिन, मैंने फिर कहा आपको, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो चलाई और एक ही दिन में चोरी बंद हो गई, एक दिन में सब कुछ डकैती बंद हो गई। धीरे धीरे चीजें हो रही है, जो चीजें 12 साल में इन्होंने खत्म कर दी थी उन चीजों में काम चल रहा है जी। अच्छा, दिल्ली में और अभी आप कैसा चाहते हैं कि मतलब और क्या क्या योजना अभी लागू होनी चाहिए? क्या कोई विचार चल रहा है जैसे अपकमिंग दिल्ली, मतलब कुछ प्लान हो आपका? दिल्ली में मूलभूत चीजें साहब, आज हम चंद्रयान तक पहुंच गए, आज हम टॉप 5 की अर्थव्यवस्था में आते हैं पूरे देश में। पर दिल्ली आज भी पानी के लिए जूझ रही है, दिल्ली आज भी सीवर के लिए जूझ रही है। हमारा पहला काम है पानी और सीवर ठीक करना, ये 2 चीज बहुत बड़ा काम है। पहले लोग बताते हैं जब शीला जी के टाइम पे चुनाव लड़ा जाता था तो लोग कहते थे उस टाइम कि हमें कम्युनिटी सेंटर दे दो जी, हमें जी पार्किंग दे दो जी, मल्टी पार्किंग दे दो जी। उस टाइम ये डिमांड रखी जाती थी नेताओं के आगे। पर ये पहला चुनाव हुआ 2025 का जिसमें लोग कह रहे थे हमें ना कम्युनिटी सेंटर चाहिए, ना हमें पार्किंग चाहिए, भाई हमें साफ पानी दे दो, हमें सीवर साफ कर दो हमारे। अब दिल्ली पर बात चली है तो एक बड़े मुस्लिम नेता है अमानतुल्लाह खान, क्या मुलाकात हुई है कभी आपकी? अमानतुल्लाह खान सदन में मेरे को मिले थे पहली बार, अभी परसों जब सदन था। हाथ बात मिलाया आपने? नहीं, मेरा मिलना नहीं हुआ, दूर थे। मुसलमान है इसलिए? नहीं, मैं बहुत दूर बैठे हुए थे, अब मैं दूर बैठा था, मिलना नहीं। मुसलमान की बात नहीं है, कोई मुसलमानों से हमें नफरत थोड़ी है,
जो गलत काम करेगा वो कोई भी धर्म, अब आपने इतना सब बोल दिया, अब आप बोल रहे नफरत नहीं अरे है। भाई जो गलत काम करेगा कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान प्रेम है उनके मन में। अगर सड़क तुम एंक्रोचमेंट करोगे और तुम्हारा नाम अब्दुल खान निकल जाएगा तो मेरी क्या गलती है भाई? सड़क तुम एंक्रोचमेंट कर रहे हो। अगर वो हिंदू भी हो, सड़क एंक्रोचमेंट करेगा, गलत काम करेगा तो उसको भी टोका जाएगा। उसमें क्या है? उसको धर्म की बात कहाँ से आई? धर्म में ये लोग जोड़ देते हैं। मैं काउंसलर रहा, काउंसलर रहते हुए एक वजीफा मिलता है मुस्लिम बच्चों को, स्कूल से मिलता है, 12,000 रुपये मिलते हैं साल के। उसमें निगम पार्षद के साइन होते हैं। मैंने कम से कम नहीं भी तो हजारों वजीफा साइन करे बच्चों के। मैंने कभी पक्षपात नहीं करा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ नफरत क्यों करूं? अब पक्षपात तो नहीं करते। जो लोग हमारे धर्म के प्रति गलत बोलते, हमारे सनातनों को गाली देते हैं, तो उनको नहीं छोड़ा जाए। अब आप कह रहे हो कि पक्षपात नहीं करते, लेकिन अभी आपने बोला विधानसभा में मुलाकात हुई तो आपने छोड़ा ही उनको, बाकी तो आपने बाहर करा दिए। 21 विधायक सस्पेंड करा दिए उस दौरान। छुट्टी में थे वो, इसलिए बच गए। छुट्टी वो आपने एंट्री कहाँ होने दी परिषद के अंदर? वो आतिशी बोलिए मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मुझे ऑफिस तक तो जाने दो। गुंडागर्दी बता रही थी बीजेपी वालों की, पुलिस वालों की। बाबा साहब के बताए हुए संविधान बोलता है कि अगर उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा हो तो माननीय सदस्यों को नीचे बैठ के पालन करना पड़ता है, और आपने अगर कोई विषय रखना है तो आपको उचित समय दिया जाता है बात रखने का। पर आपने जैसी उपराज्यपाल साल में एक बार आते और आपने उनके अभिभाषण को रोका और बदतमीजी करी, वहाँ आपने प्ले कार्ड दिखाए। इसलिए बाबा साहब का संविधान बोलता है कि आपको परिसर से बाहर करे। इसलिए आपको 3 दिन के लिए सस्पेंड किया और परिसर से आपको बाहर किया। तो राज्यपाल का जब भाषण चल रहा था तो मोदी के नारे की भी जरूरत थी? क्यों नहीं? जब मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में वो बता रहे थे तो वो भी लगा सकते हैं केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल तो कोई संवैधानिक पद में तो नहीं है ना। केजरीवाल कुछ है क्या? सीएम है क्या केजरीवाल? माननीय प्रधानमंत्री थे, आपने हटवा दिया। जब भाई वो संवैधानिक पद में नहीं है तो केजरीवाल बोलने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर हम मोदी कर रहे हैं सदन में तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? अपने प्रधानमंत्री तो सबका होता है, आज मैं विधायक हूं तो सबका हो ना। चलिए, राजनीतिक बातें तो बहुत हो गई। अब थोड़ा सा आपके बारे में बात करूंगा। जब उत्तराखंड आप छोड़कर आए, जितना मैं जानता हूं आपके बारे में, जितना मैंने खोजने की कोशिश करी है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप बहुत गरीब परिवार से हैं। बिल्कुल। घर भी नहीं था आपके पास दिल्ली में? नहीं। मैंने सुना है इंडिया गेट पर 4-4, 5-5 रात आप सोते थे। पिताजी हमारे। वो दिन कैसे थे? और कभी ऐसे दिन कभी देखिए किसी की जिंदगी में ना आए, पर वो दिन एक बार नेगी जी अगर बता दें थोड़ा सा तो। नहीं, मेरे पिताजी मुझे आज भी बताते हैं। पिताजी जब गांव से आए थे तो इंडिया गेट में 5-5, 6-6 दिन हमारे पिताजी सोते थे रात को, क्योंकि रहने के लिए यहाँ जगह नहीं थी, कुछ नहीं थी, नौकरी नहीं थी। तो उसके बाद बताते हैं कि वो कहीं नौकरी मिल गई थी उनको, और नौकरी मिलने के बाद हम कई महीने किराए पर रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे आए हम, सन 1970 में यहाँ पे आए। यही मेरी पैदाइश है। और यहाँ छोटा सा एक हमने घर बनाया, और घर बनाने के बाद गरीबी इतनी थी कि कच्ची 4 दीवारी थी, कच्चा मकान था। हम लोग बनाते थे, डीजे वाले तोड़ जाते थे, फिर बनाते थे, फिर तोड़ जाते थे, फिर किसी तरह आशियाना बनाया। पिताजी नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी थी, पर 4th क्लास की नौकरी थी। और क्योंकि उस टाइम नौकरी बड़ी मुश्किल लगी उनकी। जी। बाद में चाहे उनका प्रमोशन हो गया हो, पर उस टाइम जीवन यापन करने के लिए साधन सीमित थे। नौकरी के बाद भी हम टेलर मास्टर का काम चलाते थे। पिताजी मशीन चलाते थे, टेलरिंग मशीन, टेलर मास्टर का काम करना, सिलाई करना। फिर मैं भी सुबह उठकर धागे वागे लेने जाता था कि धागे मैचिंग के करा दो जी। मम्मी तुरपाई करती थी। बस गरीबी देखी है, और इतनी गरीबी देखी है कि इसलिए मन करता है कि राजनीति में आके गरीबों का भला करो। और जिस दिन वो चुनाव जीता ये विधानसभा का, मैं अगले दिन ही फील्ड में निकल गया था। डर लगता होगा वो जब याद करते? बिल्कुल याद आती है, मेरे को आज भी याद है। मैंने तो किस्से में सुनाया भी था। वो गरीबी इतनी थी। अभी मेरे को एक पुरानी बात याद है। मक्खन लेने भेजा मेरे पिताजी ने मुझे, मक्खन ले आओ घर से। तो मक्खन उस टाइम अमूल का मक्खन का मतलब होता था बहुत बहुत बड़ा। तो मैं मक्खन लेने गया, छोटा सा था, मैं 7-8 साल का रहूँगा। तो मुझे लगा कि घर में ये मक्खन जाएगा तो इसके बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मक्खन चोर के अपनी जेब में डाल ले। तो मैंने वो छोटा मक्खन अपनी जेब में डाल दिया और घर पहुंचा तो पिताजी ने बोला मक्खन तो ज़्यादा मंगाया था, कम कैसे? तो थोड़ी देर में देखा कि वो मक्खन नीचे तैर रहा था। तो इस तरह की हमने जीवन काटा है। लोग जब पार्ले जी, जो लोग दूध में बिस्किट खाते थे पार्ले जी का,
हम ठंडे फ्रिज के पानी में पार्ले जी का बिस्किट डोब के खाते थे। हमने ऐसी गरीबी देखी। बहुत गरीब परिवार से मतलब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप गरीबी बिल्कुल मतलब देखिए, तो आप समझते होगे गरीबों का जो बिल्कुल, आज दर्द भी है। देखो ना, मेरा मकान है, 50 गज के मकान में मैं रहता हूँ। लोगों को सिसोदिया दी जीते तुरंत कोठी में चले गए भी 17 में। ये लोग पहली बार जीतने के बाद ही कोठी में चले गए। मैं आज भी इसी घर में विधायक हूँ, आज भी इसी घर में रह रहा हूँ। तो ये क्योंकि गरीबी देखी है, इसलिए गरीबों के लिए काम करने की इच्छा है और इसलिए राजनीति में आए। गुरूर थोड़ा सा कभी रहा हो कि मैं तो विधायक, अब तो विधायक बन नहीं गया? नहीं, गुरूर है ही नहीं, ये पहले दिन से गुरूर नहीं है। बच्चों में कि पापा तो विधायक हैं। बच्चों में भी गुरूर नहीं है, वो तो बेचारे उनमें भी गुरूर नहीं है, पर यह कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली वो बच्चों को मिल रही हैं। अच्छा, अब अभी बात चली जैसे पापा तो विधायक हैं, तो एक केस याद आ गया मुझे, समझ गए होगे आप, मुस्कुरा रहे हो क्योंकि आप। चाचा हमारे विधायक हैं। हाँ, नहीं, अमानतुल्लाह खान के बेटे वाला मामला। हाँ अब उनके बेटे की बाइक रोक ली पुलिस वाले ने, तो उन्होंने बोला पापा विधायक है हमारे। हाँ। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? नहीं, तो गलत है। देखो, अब बच्चों को कभी भी अपने पद के बारे में नहीं बताना चाहिए। और पद आपके पास, आपको पद मिला है तो आपको सेवा के लिए मिला है, ये नहीं कि आपको रौब के लिए मिला है। तो मुझे लगता है कि मेरे तो 2 बेटे हैं, एक 18 साल का है, 12वीं में पढ़ता है, 12वीं 12th मतलब 12th के पेपर दे रहा है, एक 10th का, एक 10th में आ गया। मेरे बच्चों को आज तक मेरे बारे में नहीं पता कि पापा की पावर कितनी है। अच्छा, कभी उन्होंने ऐसी गलती कर दी तो पिटाई लगाएंगे घर पर फिर? नहीं बिल्कुल, और क्या, पहली बार तो करेंगे नहीं, करेंगे तो बिल्कुल पिटाई होगी, क्यों नहीं होगी। संस्कार है बच्चों के अंदर। बिल्कुल 100%। वो तो आपके घर के वातावरण से ही पता लग रहा है मुझे। एक सवाल और करना चाहूँगा, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मेरे को दलिया वाली खिचड़ी अच्छी लगती है, मूंग की दाल की और दलिया, और उसमें मिक्स वेजिटेबल हो वो। उत्तराखंड से आप हैं और आप पहाड़ों, मुझे लगता है पूरा पहाड़ों में आपका गांव है जितना भी है, तो वहाँ पर लोग थोड़ा सा नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करते हैं। अपने आप को आपने कैसे दूर रखा? मैं पूजा पाठ वाला आदमी हूँ और मैं देवी माँ को मानता हूँ, तो मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता। मांस की बात तो बहुत दूर की रही। और मेरे घर में और परिवार के लोग खाते हैं, पर मैं नहीं खाता। मना नहीं करते उन्हें आप? वो भी धीरे धीरे बंद ही हो गया। अब जब मैं ही नहीं खाता तो घर में बनता ही नहीं, अब खाते ही नहीं बच्चे, वो भी पसंद नहीं करते अब। कोई मतलब आप नहीं खाते, बच्चे खाते थे तो उन्हें आपने मना करवा दिया? वो अपने आप ही छोड़ दिया। जब मैंने खाना बंद किया तो बच्चों ने भी लगभग हमारे घर में नहीं खाते। चलिए, अब कोई नहीं खाता घर में मतलब नॉनवेज? पहले बनता था, अब नहीं बनता? अब तो नहीं। अब आप वीडियो भी डाल रहे हो, अगर घर में बनेगा तो फिर तो भी तो मैं गुस्सा खुद ही आएगा। बता रहा हूँ कि पहले बच्चे खाते थे और हमारे घर में अब बिल्कुल बंद हो गया। लहसुन प्याज भी हम नहीं खाते घर पे। अच्छा, मतलब बिल्कुल लहसुन प्याज भी नहीं बनता हमारे सिंपल घर पे। खाना बनता है, सिंपल खाना। ना लहसुन ना प्याज, नॉनवेज तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। बात है। अच्छा, अब जिस तरह से नेगी जी आपने बताया कि बचपन आपका इतनी कठिनाइयों में बीता, उसके बाद धीरे धीरे कर कर आपकी राजनीति में एंट्री हुई, पार्षद बने। पार्षदों में सबसे अच्छा दोस्त कौन है दिल्ली के अंदर? दोस्ती में तो हुई होगी, कोई एक बेस्ट तो होगा। और मेरे एक मेरे 2 दोस्त हैं वैसे। मेरा एक अर्जुन मारवा, एक भाई है छोटा दोस्त, क्या वो भाई है, वो लाजपत नगर से पार्षद है। और एक मेरा अनिल गौर है जो ब्रह्मपुरी से, मौजपुर से पार्षद है। एक मेरा दोस्त है चंदन, जो अभी विधायक बना है मेरे साथ। ये 3 लोग मेरे बड़े प्यारे हैं। हमारी चौकड़ी जमती थी जब हम निगम में थे। अब 2 पार्षद रह गए, 2 विधायक बन अब गए। हम 2 पार्षद बन गए, वो 2 पार्षद रह गए, हम 2 विधायक बन गए। अब भी मेरा और चंदन का हम सदन में साथ ही बैठते हैं दोनों, और बड़ा हमारा दोनों का प्यार बहुत है आपस में। अब वो तो देखने को मिलता है, वीडियो आते हैं अब सदन से आप लोगों के। वो पूर्वांचल से आते हैं, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, तो हमारा बड़ा प्यार है आपस में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी की भी काफ़ी ज़्यादा मतलब तस्वीर आपके घर में लग रही है, तो गुरुजी को भी आप मतलब मानते हाँ, हो? मानते हैं। गुरुजी अपने छतरपुर वाले, भाटी माइंस वाले, जय गुरुजी, उनको मानते हैं। पूजा वगैरह सब पूजा करते हैं? पूरा सारे देवताओं को मानते हैं। 9 करोड़ी बाबा रखे सामने, हमारे घर में सब पूजा होती है। नेगी जी ने पूरा माहौल बना रखा है, मतलब पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि मैं बाहर कुछ बोलता हाँ, हूँ, दिखावे में नहीं है कि हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं, पर लोग बाहर तो मना करते हैं, अंदर आके फिर वो चीज़ करते हैं। आप हमारे घर में देखेंगे, राम मंदिर भी कभी लगी है, फोटो हमारे घर में। कैसे जुड़े गुरुजी से? भी लगे हमारे घर पे। कैसे जुड़े फिर गुरुजी से? मतलब गुरुजी, मैं 2017 में जब निगम का मेरा टिकट कैंसिल हुआ, तो उस टाइम मुझे किसी ने बताया कि कोई ऐसे मंदिर है वहाँ पे, जाना चाहिए, तो मैं गया। तो उसके बाद से मैं जाते रहा, तो मुझे अच्छा सा लगा। लाइफ में पॉजिटिविटी आई लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो जाते रहा मैं सारे मंदिरों में, तो सब जगह जाना होता है।
नीम करोड़ी बाबा मंदिर भी जाता हूँ मैं, जो नैनीताल में है। और गोलजू भगवान का मंदिर है कोड़ाखाल में, और उत्तराखंड के देवता हैं गोलजू, उनके मंदिर में भी जाता हूँ। मंदिरों में मेरा जाना लगे रहता है। अच्छा, अब परिवार को लेकर क्या विचार है राजनीति में? अब कभी पत्नी को या फिर आगे चलकर नहीं, बच्चों पत्नी को? का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, वो तो हाउस वाइफ है और साथ में बच्चों की जिम्मेदारी है उनके पास, और साथ में मेरी राजनीति की जिम्मेदारी भी होती है। जब मेरा चुनाव होता है तो मेरा परिवार पूरा 1-1.5 महीना मेरा परिवार पूरा फील्ड में होता है, और चुनाव होने के बावजूद बाद भी मेरा परिवार लगातार टच में रहता है सबसे, सबके दुख सुख में, काम में सब जाते हैं हम लोग, चाहे मेरी भाभी हो, चाहे मेरी वाइफ हो, सब लोग, जो भाई हो। परिवार की कभी एंट्री मतलब नहीं कराएंगे पॉलिटिक्स में? ना, दूर दूर तक नहीं, कभी जीवन में नहीं। अब मोदी जी तो महिलाओं को बहुत आगे कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं एक कभी मौका मिलेगा तो कभी मतलब कभी नहीं, कभी है ही नहीं, चैप्टर ही फाड़ दिया, चैप्टर कट कर दिया, मतलब एंट्री नहीं कराओगे, कोई चांस नहीं है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेविका में है, आरएसएस में है। अब तब वहां से तो एंट्री हो सकती है। नहीं, वहां से हो सकती है पर करेंगे नहीं ना, उससे राष्ट्र के लिए काम कर रही है। अब उन्हें भी अच्छा लगता होगा कि मेरे पति विधायक हैं। हाँ, लगता ही हर किसी को। कभी सोचा था आपने कि विधायक बनूंगा मैं? नहीं, मैंने वैसे हम कल्पना तो करते हैं, जो मध्यम परिवार का व्यक्ति है, सपने बहुत बड़े होते हैं हमारे, चाहे वो साकार हो ना हो, सपने तो हम रखते हैं। मैं जब 17 में मेरा जब नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो मैं बड़ा उदास था, तो लोगों ने मुझे बोला कि यार अभी जीवन थोड़ी चले गया, बहुत मौके हैं, तो बोला, लोगों ने समझाया, तो मैं 10-5 दिन बाद थोड़ा सा उभरा, तो मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई आप विधायक की तैयारी करेंगे, अब विधानसभा की तैयारी करेंगे। तो मुझे बड़ा मजाक लगा, मैंने कहा यार जिस व्यक्ति का निगम का टिकट कैंसिल हो गया हो, जो व्यक्ति बिल्कुल खत्म हो गया, अब वो विधायक कहाँ से लड़ेगा। पर लोगों ने कहा तो मेरे अंदर भी एक भाव आया, मैं भी बोलते लगा चलो जी विधानसभा की तैयारी करेंगे। तो 17 से 18 में मैं मंडल अध्यक्ष बना दिया मुझे, इस मंडल का एक ब्लॉक अध्यक्ष होता है वो बना। मैं बनने के बाद मैंने खूब काम किए, संगठन के लिए काम किए। जहाँ संगठन के कार्यक्रम होते थे हम जाते थे, तो जहाँ 100 की संख्या थी वहाँ 200 ले आना, 200 की संख्या 300 ले आना, लोगों के काम करना। तो 20 के चुनाव में पार्टी ने लड़ा दिया। नेगी जी, आप अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हो, महाकुंभ गए आप? हाँ, बिल्कुल गया, बिल्कुल गया। 100% कब कोई वीडियो? मेरी वीडियो है, मैंने पहले डाल रखी थी, पोस्ट कर रखी थी। नहीं, अभी नहीं गया मैं, बीच शुरू में पहले जब अभी मतलब ये कुंभ जब स्टार्ट हुआ था, चुनावों से पहले गया, चुनाव के बाद आपने पहले अपना निपटा दिया मामला, क्योंकि जाना तो जरूरी था, फिर वही बोलते लोग। बिल्कुल गया था। चलिए, अब थोड़ा सा एक रैपिड फायर क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, और उसमें मैं एक सवाल पूछूंगा और कुछ ऑप्शन आपको दूंगा। अब पर इस कंडीशन एक है कि आपको चुनना जरूर पड़ेगा, एक नाम देख लीजिएगा, चुनना जरूर पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि समय देखिए थोड़ा सा आपके पास भी कम है, तो पहला सवाल मेरा यही है कि देश का अब तक का बेस्ट पीएम आपकी नज़र में कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, पीएम मोदी, या फिर मनमोहन सिंह? तीनों में से एक। मुझे लगता है आज के समय देखेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, जो काम कर रहे हैं। अटल जी तो खैर थे ही हमारे मार्गदर्शक, तो जीवन भर है ही। पर मुझे लगता है कि अटल जी के जो सपने थे, जो अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति को लाभ कर देने का, वो माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। मोदी और योगी में पहली पसंद कौन है आपकी? मेरी पसंद मोदी जी। मोदी जी। देश का अगला पीएम कौन बनने जा रहा है, मोदी जी फिर या योगी आदित्यनाथ? नरेंद्र मोदी। कंफर्म? मतलब पार्टी में चर्चा चलती होगी इस तरह की? बिल्कुल, मोदी जी हमारा। दिल्ली का अब तक का बेस्ट सीएम कौन है? स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी। वर्मा जी। शीला दीक्षित पर कुछ विचार आपके? उनको भी ठीक किया, पर साहिब सिंह वर्मा जी और मदन लाल खुराना, ये लोग बहुत ही बढ़िया सीएम थे। प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता में बेस्ट कौन है आपके लिए? मैंने दोनों समान है, दोनों। मैंने पहले ही बोला था एक चुनना जरूर पड़ेगा। अभी तो हमारी सीएम है रेखा जी अच्छा काम कर रही है, और प्रवेश जी तो अच्छा काम कर रही है, और लेकिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, बढ़िया काम है। बेहतर राजनेता कौन, केजरीवाल या सिसोदिया? दोनों नालायक जी, कोई नहीं, दोनों नालायक। एक तो अब कोई तो बेस्ट लगा होगा, किसी का काम तो पसंद आया होगा। राजनीति की समझ उसको है, सिसोदिया को, उससे बेहतर है केजरीवाल से। बेहतर विचारधारा वाला कौन, महात्मा गांधी या फिर नाथूराम गोडसे? ये तो चलो जो भी है। अब बात रखिए ना अपनी।
अब आपने देखे अभी मुझसे वादा किया था कि एक चुनूंगा जरूर, तो आपको जो लगता है आप चुनिए। बेहतर विचारधारा किसकी लगती थी आपको, नाथुराम गोडसे की या फिर महात्मा गांधी महात्मा की? गांधी ने देश आजाद कराया, विचारधारा तो उन्हीं की ठीक होगी, इसको आजाद कराया। मतलब नाथुराम गोडसे। नाथुराम जी भी हमारे आदर्श है, जो भी है आदर्श मान लेंगे, जो भी मान लेंगे, पर महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया असल में, आज उनको। जी, समाज के लिए बेहतर नारा कौन सा है, सबका साथ सबका विकास या फिर बटोगे तो कटोगे? मेरे को लग रहा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये नारा अच्छा है। बटोगे कटोगे मीन्स मैंने आपको बता ही दिया था पहले क्या था उसमें। अब योगी जी बोल गए कि बटोगे तो कटोगे, लोग सबका कोई विश्वास। पॉजिटिव समझा, कोई नेगेटिव समझा। मैंने उसकी मीनिंग बता दी आपको, क्या मीनिंग थी उसकी। विचार क्या है आपके वैसे बटोगे तो कटोगे पे? मैंने आपको कहा ना, बटोगे कटोगे मतलब जहाँ हिंदू आबादी कम होती है वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है, तो वहाँ शिक्षा होती है, वहाँ बेरोजगारी होती है, वहाँ दंगे होते हैं। तो इसलिए ये बोला गया है कि अपने आप को आप सनातनी बने और अपने संख्या को एकजुट रखें, अगर आप देश में परिवर्तन चाहते हैं तो। अब जिस तरह से आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो पता लगा कि भाई धार्मिक बहुत ज़्यादा हैं आप, तो ये सवाल तो थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। सच्चा संत कौन है, आसाराम बापू या फिर राम रहीम? मुझे लगता है कि आसाराम जी ठीक रहे होंगे अपने समय में, उनका तो काफी नाम। बलात्कार के आरोप लगे उनके ऊपर। भाई आप ये तो आरोप तो सब पे लगे हैं, भगवान पे भी लगे थे, कई चीजें लगती थी, कई चीज होती थी, पर मुझे अब तुमने दो में एक नाम मेरे से पूछना ही है अब वो भी तो पता लग रहा है ना आपके मन में। अब ठीक है, अगर आप बोल रहे हो ना कि आरोप तो लगते ही हैं, तो मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी आसाराम पर जो आरोप लगे। देखो जो भी था, अब मोदी जी भी तो जो चीज, अगर देखो संविधान के तहत जो चीजें हुई है और उन पर आरोप लगे तो तथ्य तो वो तो होंगे ही। अब मोदी जी तो साथ में खड़े रहे ना, आसाराम जी के दिखाई देते थे स्टेजों पर। मैं कह तो रहा हूँ, अगर आसाराम जी पे केस हुआ तो जरूर हो, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी वो चिंगारी जलती, तभी आग लगती है, कुछ ना कुछ हुआ होगा। महत्वपूर्ण सवाल है और मजा भी आएगा आपको इस पर। आपके लिए लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या है, गीता या संविधान? लोकतंत्र में संविधान, संविधान है देश में। संविधान, बिल्कुल, देश संविधान से चलेगा। बहुत बढ़िया, आज तो आपने कांग्रेस वाली बात कर दी। कांग्रेस कहती है ना कि देश संविधान से चलेगा। हम तो शुरू से कहते हैं देश संविधान से चलेगा। हिंदू हृदय सम्राट कौन है, बाला साहब ठाकरे या फिर पीएम मोदी? हिंदू हृदय सम्राट तो वैसे देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। बाला साहब ठाकरे तो हिंदुओं के लिए बड़े बाला साहब से बहुत करते थे। बाला साहब के आदर्शों को, जो उनके विचारों को, जो इन लोगों ने जो खत्म कर दिया, इनके संतानों ने, बड़ा दुखद लगता है। अब देखिए, ये आखिरी सवाल है और फिर से सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, वीर सावरकर या महात्मा गांधी? देखो अभी तो मैंने फिर कहा आपको, महात्मा गांधी हमारे देश के आदर्श है, और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी दोनों बड़े ही थे, वीर सावरकर भी। कोई एक तो आगे होगा। अब यहाँ पर राहुल गांधी तो आतंकवादी बताते हैं वीर सावरकर के लिए। वीर सावरकर महान थे और वो हमारे आदर्श हैं, हम उनको मानते हैं। दोनों में से एक को आप वीर सावरकर। दोनों आदर्श है हमारे। महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया, वो तो है। फिर भी एक होता है ना, कोई एक को 10 नंबर दे देते हैं, एक को 9 नंबर दे देते हैं। वैसे तो मैं वीर सावरकर को पसंद करता हूँ, मेरी विचार। आपकी जो विचारधारा है। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपने हमें देखिए महत्वपूर्ण समय दिया। तो देखिए हमारे साथ पड़पड़गंज सीट से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी थे और तमाम सवालों के इन्होंने देखिए बेझिझक यहाँ पर जवाब दिए हैं। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित इसी तरह के पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।